अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम खिताब किया है। IMF से मुतालिक मामलात पर कौम को एतमाद में लिया, माशी मुश्किलात का जिक्र भी किया और दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। कहा पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और साबिक हुकूमत की नापाक ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई है। लेकिन इस मुख्तसर खिताब में अवाम के लिए पैगाम क्या था, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार हो चुका है। जानेंगे कि ये प्लान है क्या। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि 1.2 अरब डॉलर की पहली किस्त पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी गई है। रुपया तगड़ा होने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 274 रुपए पर आ गया है। स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई है। ये सब अपनी जगह, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं है। हमने IMF की मिन्नतें की और शराइत मानी, तब प्रोग्राम मंजूर हुआ। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनानी पड़ेगी। दूसरी जानिब सियासी महाज पे गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, मगर ये पता नहीं कि सियासी जमातों का नया इत्तेहाद होगा या नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट के बारे में किसने क्या सोचा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं। हाशिम नोतज़ई बड़ी बात कह गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटी जमातों को एतमाद में ना लेना सियासी गलती होगी। अगर हम शहबाज शरीफ को वोट ना देते तो वो वज़ीर आज़म ना बनते। छोटी जमातों को अभी तक अहमियत ना देना क्या सोची समझी मंसूबाबंदी है। और आज अहम तरीन बयान जो आजम नजीर तारड़ की तरफ से दिया गया, उन्होंने कहा कि 99% काम इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक मुकम्मल हो चुका है। इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी योब में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की, जिसमें जाम शहादत नोश करने वाले जवानों की तादाद 9 हो चुकी है, जबकि तमाम 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। उधर बलोचिस्तान के इलाके सुई में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद, जबकि 2 अमन दुश्मन जहन्नुम वासिल हो गए। मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ, उसके बाद बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर फरूख सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी निगाह रखते हैं और शोबा सहाफत से भी तवील वाबस्तगी है। अनवर रजा साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब हैं और जाने पहचाने सीनियर सहाफ़ी भी हैं। ज़मीर हैदर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एक जाना माना नाम। 90 सेकंड्स में हमारे मेहमानों को जवाब कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले एहतशाम साहब, बात आज वज़ीर आज़म के खिताब की, नहायत अहम खिताब था, मुख्तसर था, अवाम के लिए पैगाम क्या था, क्या मैसेज था। और ये जिस कर्जे की बात हो रही है जो पाकिस्तान को मिल चुका है, क्या इसकी कोई भारी सियासी कीमत भी हो सकती है? 8.25 मिनट का सलमा, ये आपने कौम से खिताब सुना प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिसमें जिस तरह आज उनके बारे में कहा जा रहा है कि खिताब इलेक्शन का शुरुआत में से एक बात है, या ऐसे ही है जैसे IMF का माशी नहीं इलेक्शन पैकेज है जो हमें दिया गया $3 बिलियन का 1.2 बिलियन डॉलर में मिल गया। देखें, बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन देखें ये सिर्फ अपनी मुश्किलात का जिक्र कर देना बजा कई बातें होंगी, लेकिन जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो उस वक्त कोई ये आपसे ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आप अपनी अचीवमेंट में ये ना बताएं कि आपने इन्फ्लेशन कम की, महंगाई कम की, आम आदमी के रोज़गार के मसाइल जो है हल किया आपने, या इस तरह बहुत सारी इशूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, वो हुआ कि नहीं हुआ। अब अगली बात यह है कि IMF की जब बात करते हैं तो IMF की शराइत इतनी कड़ी है कि इसहाक डार साहब का वो ट्वीट पढ़ लें जिसमें वो कहते हैं कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते इससे 1 सेकंड के लिए इधर उधर हिले। और दूसरी बात है जो मैं पहले भी कहा करता था, आज अमरीकी कौंसल जनरल ने ज़मीर उसको जो है जिसको कहते हैं मोहर सबत कर दी है, कह के कि ये पैकेज दिलवाने में सबसे ज़्यादा हमारा हिस्सा है, यानी अमरीका का हिस्सा है। तो ये उस सारे मामले को देखा जाए तो ये तकरीर तो ठीक है, बहुत अच्छी है, इस तरह की रोज़ तकरीरें होती हैं, करते भी नहीं हैं, लेकिन आज एक मैसेज देना था उन्होंने कि जी 15.25 महीने की मुश्किलात अपनी जगह पे, हम ये बहुत कुछ करके दिखाएंगे। जैसे पहले अपनी हुकूमत में हमने बिजली जो है ना उसकी कमी पूरी की थी, रोज़गार दिए तो और बहुत कुछ किया था। मेरा ख्याल है इतनी आसानी के साथ ये बात नहीं बनेगी। जब इलेक्शन में जाएंगे तो सलमा बहुत सारे सवालात उठेंगे, कारकर्दगी क्या है, क्या आवाम को देने के लिए आए। तो मेरा ख्याल है ये 8.25 मिनट की तकरीर शायद इतनी उनके काम की ना रहे। मुख्तसर खिताब था लेकिन बातें बड़ी अहम थी। डॉक्टर साहब, स्टॉक मार्केट को जो इस्तेहकाम मिला है ये पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बाद, और डॉलर की कीमत हम देख रहे हैं 274 रुपए पे आ गई है, जो कि 300 रुपए तक पहले डॉलर चला गया था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रुपया तगड़ा हो रहा है। ये जो डेवलपमेंट है, स्टॉक मार्केट का बेहतर होना, डॉलर की कीमत कम होना, ये कब तक बरकरार रहेगी? सलमा, पहले वजीर आजम की तकरीर के ऊपर एक मुख्तसर कमेंट कर दूं।
میں جب بھی احتشام صاحب وزیر اعظم کی یا کسی بھی وزیر اعظم کی تقریر سنتا ہوں تو اس میں 4 چیزیں ڈھونڈتا ہوں. اس میں بیان بازی کتنی ہو رہی ہے, اس میں کوئی نیشنل ایشو بتایا جا رہا ہے, اس کا حل بتایا جا رہا ہے, ویژن کیا ہے وزیر اعظم صاحب کا, اور ڈائریکشن سمت کیا دے رہے ہیں. تو اس میں بیان بازی تو ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف اب نہیں کرتے ہیں جنرلی ان کی تقریروں میں. جو ان سے پہلے وزیر اعظم تھے ان کی تو 90% بیان بازی ہوتی تھی. یہاں بیان بازی نہیں ہے. نیشنل ایشو کے حوالے سے مجھے ایک چیز جو بڑی پسند آئی انہوں نے آخر میں کہی کہ نفرتیں ہٹانی, قوم کو اکٹھا کرنا. نفرتیں بے شمار پھیل گئیں, تو یہاں پہ تو مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی. ویژن کچھ نہیں بتایا انہوں نے وہ 8-8.25 منٹ میں. ڈائریکشن بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی بتائی. اب وہ پرانے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو میرا خیال ہے یوٹیوبر بن گئے ہیں اب روزانہ کوئی نہ کوئی یوٹیوب. اچھا سلمہ, IMF والا معاملہ یا آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا ذکر کیا. دیکھیے ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے, ٹل گیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور 100% کریڈٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے. وہ 3+3 جو کہتے ہیں نا کہ 3 انہوں نے ٹیلی فون کالز کی اور 3 انہوں نے ملاقاتیں کی تو وہ 6 بن گئے اور وہ ہمیں 100% ان کو جاتا. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ کھیر یا حلوہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی لڈو یا برفی کا ڈبہ نہیں, یہ قرضہ ہے, اضافی قرضہ ہے. قرضہ بھی واپس کرنا ہے, سود بھی واپس کرنا ہوگا, زیادہ سود کے ساتھ واپس. سعودی عرب کا 4% سود ہے ڈاکٹر صاحب, مفت نہیں ہے. اب 3 بلین آئے گا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں, 2 بلین سعودی کا, 1 بلین UAE کا. جو ہماری ادائیگیاں ہیں وہ تقریباً 24 سے 25 ارب ڈالر کی ہیں. لیکن ڈاکٹر معذرت کے ساتھ دسمبر تک یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم 11 بلین کر لیں گے, 3.5 بلین چائنا سے بھی آ جائے گا, تو ہم گزارا نکل جائے گا ہمارا دسمبر تک صورتحال. کہ جو پیسہ ہم نے دینا ہے واپس کرنا ہے, جو پیسہ آ رہا ہے اس میں چلا جائے گا. دیکھیے 11 سے 12 بلین کی ادائیگیاں ہیں آج سے دسمبر تک, اس میں سے 4 سے 5 بلین رول اوور پہ ہے, تو گزارا نکل جائے گا, رول اوور ہو جائے گا, گزارا نکل جائے گا. ٹھیک ہے انور صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے, میں چاہتی ہوں آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں کہ سر نے کہا کہ آج بیان بازی نہیں تھی, لیکن مجھے اس میں بیان بازی کافی حد تک نظر آئی, کیونکہ ہر حکومت پچھلی حکومت کو برا کہتی ہے, ہر حکومت پچھلی حکومت کی خامیاں نکالتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ ویژن نہیں تھا, ڈائریکشن نہیں تھی, لیکن خطاب اہم اس لیے تھا, سب کی نظریں اس لیے تھی کہ گورنمنٹ جانے والی ہے, کم وقت رہ گا. انہوں نے جو باتیں کی ایک ایک بات پہ عوام کی نظر تھی. دیکھیے ہمیں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کا احاطہ کرنا چاہیے. پرائم منسٹر نے یہ بات تو اچھی بتائی کہ چلیں ہینڈ اوور کر رہے ہیں وہ اگست میں نگران حکومت کو. جو سال اس پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن کی بات تھی وہ تو خارج امکان ختم ہوگی وہ بات تو, کیونکہ کہتے تھے کہ شاید اس کو بھی 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے. یہ اچھی گڈ سائن ہے کیونکہ آپ کو مقررہ وقت پر اپنے انتخابات کروانے چاہیے. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں نے کل بھی کیا تھا, آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس سال تو انتخابات نہیں ہوں گے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ پرائم منسٹر, دیکھیے یہ واقعی انہوں نے اپنی سیاست کی قربانی دیا اور ریاست کو بچایا. دیکھیں جو حالات تھے جب وہ آئے اس وقت اتنے انہوں نے کڑے فیصلے کیے کہ ہر شخص نے جو مخلوط حکومت تھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور سب سے زیادہ تنقید جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو برداشت کرنی پڑی, اور انہوں نے ملک کو بچایا. دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے, لیکن آپ لوگوں کو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, پرائم منسٹر نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ کو توڑنا ہوگا. دیکھیے یہ کئی جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں یا ہمارے دشمن ملک انڈیا, اس نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ آپ ڈیمز نہ بنائیے, آپ اپنی ترقی نہ کیجیے. یہ تو بحیثیت قوم ہم نے کرنا ہے, جو ہماری حکومتیں ہیں انہوں نے کرنا ہے. بینگ اے پاکستانی ہم سب نے کرنا ہے. ہم الزامات تو ایک دوسرے پر فوری طور پر عائد کر دیتے ہیں, لیکن اپنی رسپانسبلٹی کوئی بھی اپنے اوپر فکس نہیں کرتا. لہٰذا آج کا جو پرائم منسٹر کا مختصر خطاب تھا اس میں میسیج یہ تھا کہ حکومت ہینڈ اوور کر دیں گے, اور انہوں نے 1 سال کی مدت میں ان کی جو مخلوط حکومت تھی جس طرح مشکل فیصلے کیا اور انہوں نے ریاست کو بچایا, یہ پیغام ان کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا. پھر ایک اور بڑی اچھی بات ہے, دیکھیے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں جو دوست آپ کے کام آئے, سعودی عربیہ, UAE, قطر اور باقی جو ممالک, چائنا ہو گیا, جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں, ان کا انہوں نے پبلکلی شکریہ ادا کیا اور قوم کو بتایا, اور یہ اچھی بات ہے. دیکھیں ہمیں اچھی اور بری دونوں باتوں کا احاطہ کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا تھا, اور یہ جانے سے پہلے ایک دفعہ وہ پھر اور خطاب کریں گے قوم سے جو اس سے تقریباً کچھ دن کے بعد ہوگا. ابھی انتظار کرتے ہیں اس کا. ضمیر حیدر صاحب مسکرا رہے ہیں, کوئی خاص وجہ ہوگی, لیکن وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے بڑی کڑی شرائط مانی ہے, بڑی مشکلوں سے ہمیں پیسے ملے ہیں, آسانی سے نہیں ملے. لیکن وزیر خزانہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری شرائط اتنی کڑی نہیں ہے کہ آنے والی گورنمنٹ ان کو کنٹینیو کر سکے. تو ہم اس کا کیا مطلب سمجھے کہ یہ جو کڑی شرائط ہیں یہ عوام کے لیے تھی, گورنمنٹ لیول پہ اس میں کوئی دقت نہیں ہے؟
नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि कम से कम जो प्रेशर था वो अब खत्म हो गया है, तो आने वाली हुकूमत जो है कम से कम सस्टेन कर सकेगी। $1 अरब उनको और मिल जाएगा जब वो आएंगे, और उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद वो जो भी फरवरी में शायद मिलना है। लेकिन 2-3 चीजें हैं। अभी अनवर रजा ने कहा कि हमें अच्छी और बुरी बातों दोनों का अहाता करना चाहिए। अच्छी सुन ली, बुरी मैंने अभी तक सुनी नहीं कि इसमें बुरा है, बुरी अगर कोई थी तो वो फिर मैं। अच्छा, फिर श्याम साहब ने कहा कि ये IMF का इलेक्शन पैकेज काइंड ऑफ डिक्लेयर किया। मुझे तो नहीं ये समझ आती कि ये IMF का इलेक्शन पैकेज, यस इलेक्शन पैकेज, अब वाकई के ये हुकूमत कंटिन्यू नहीं करेगी क्योंकि अब इनको मिल गया है, पैसे मिल गए हैं, और फिर रियासत बचाई है, सियासत कुर्बान की है, और इसमें इसके साथ साथ इस IMF पैकेज की जो कड़ी शराइत हैं जिसमें बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, सब्सिडीज खत्म होगी, महंगाई में इजाफा होगा। लेकिन इसका एक जो दूसरा इंपैक्ट है जो डॉक्टर साहब ने भी थोड़ा सा उसको टच किया कि डॉलर जिस तरह वीक होगा, रुपया मुस्तहकम होगा, तो उससे जरा महंगाई में कमी वाकया होगी। थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ज्यादा मुझे नहीं पड़ता नजर आ रहा। दूसरी बात जो एक 6 का हिंसा इन्होंने किया कि 3+3 6 जो उनके 3 टेलीफोन कॉल्स और 3 मुलाकातें, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या ये इल्म जफर में कोई 6 की कोई खास अहमियत है? क्योंकि इन्होंने बड़ा जोर दिया कि जनाब ये 3 + 3 6, तो वो भी है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि इस पे भी फिर हमें उधर जाना पड़ जाएगा कहीं पे जहां पे वो कोई 1 और 11 हो सकते हैं, तो 3 और 3 6 भी हो सकते हैं, 66 भी हो सकते हैं इवन। नहीं, लेकिन $3 बिलियन मिलाना, $3 बिलियन, हाँ ये भी है, और फिर बाकी मिला के बाकी ममालिक के वो भी 3 बिलियन, तो ये फिर 6 हो गया, फिर 6 हो गया। ये डॉक्टर साहब अब आपसे हम बताएं, ये 2 छक्के हो गए। ये इल्म जफर जो है ये इसके पीछे कहानी क्या है? दूसरा ये देखें, प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बात की, जो बहुत अच्छी बात की, जिसको सबने सराहा कि जी नफरतें खत्म करनी है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आप विद इन पीडीएम एंड पीपल्स पार्टी एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम रेस्ट वन, इनमें नफरतें ज्यादा बढ़ने वाली हैं। नफरतें बढ़ेंगी, इसको हमने कम करना है। सियासी इख्तिलाफात और नफरत, सर इलेक्शन 2 अलग चीज। सर जी देखें, मेरी बात सुने सर, ये अभी क्या हो रहा है सर, किस लेवल पर? जमीर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी आपकी तरफ। एहतिशाम साहब वजीर खजाना ये भी कह चुके हैं कि हम जब आए गवर्नमेंट में, हमें जितने वसाइल मिले थे, जितने ज़र मुबादला के ज़खायर थे, तमाम अदायगियों के बाद हम उतने छोड़ के जा रहे हैं। इतने अरसे में हमने क्या खोया, क्या पाया, गवर्नमेंट ने क्या किया? देखिए, ये जो बात अभी हो रही है ना कि जी नफरतें वाली एक जुमला अगर मैं कह दूं, देखिए ये कोई पहली दफा नहीं का 20 मरतबा ये बातें प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, बिलावल भुट्टो ने की हैं, जरदारी साहब ने किया है, आप कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं, मईशत का आके मायदा करते हैं, मिसाक मईशत करते हैं, और जो मुल्क के मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उन पे बैठ के बात करते हैं। लेकिन आपने देखा वो कभी भी बात नहीं गई आगे। ये सियासी तौर पे तो प्लेइंग टू द गैरनी वाली बात हो सकती है, लेकिन सब्सटेंस के हवाले से माजरत के साथ इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, अब बुनियादी सवाल जो आप पूछ रही हैं ना, देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये तो सब बात मानेंगे कि टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुका था, और जिस अंदाज से लोग कह रहे थे कि जी अब तो मैटर ऑफ डेज, वीक्स की बात भी की उन्होंने, और फिर घंटों की बात होगी कि गए। तो देखिए, ये जो ज़मीर कह रहे हैं ना कि इलेक्शन, देखिए ये अमेरिकन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब अमेरिकन हमेशा स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपनी 20, 30, 40 साल के आगे कि हमने क्या करना है। इतना थका देने के बाद जबकि हम रोज़ जिस अंदाज से अमेरिकन से बात करते रहे कि हमें इनसे दिलवाया जाए, पैकेज नहीं आ रहा था, अब आ गया, तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत कुछ ज़मीर छुपा हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता में पता चलेगा। अब आ जाए सागदार साहब की बात। देखें ना, अब बात यह कि जो जितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, अभी जिस तरीके से जकड़ दिया गया, देखें ना, पहली तो बात है ये आम तौर पे क्या ये अब बातें अंदर से जो आ रही हैं कि जो अपना बायलैटरल क्रेडिटर हैं, जो पैसा देने वाले ममालिक हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको जो यकीन दहानियाँ डॉक्टर साहब कराई गई हैं उन पर मिनवान अमल करना पड़ेगा। ये नहीं कि पिछली हुकूमत का इस्लाहात करनी पड़ेगी। फिर आप देख लें, पानी, बिजली, गैस को बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी आपने 50 जो इस रुपए की है उसको 60 रुपए तक ले जाना होगा। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करनी, इतनी मुश्किलात हैं। मैं ये बड़ा अच्छा सवाल है, कौन करेगा? करना तो इसी तरीके से हो सकता है कि जब सारे बैठेंगे और बड़े बड़े ये फैसले करेंगे सारी पार्टियां कि हमने सियासत नहीं करनी, हमने मुल्क को बचाना है, तो मुझे नहीं लगता ये वक्ती तकरीरें हैं। अल्लाह माफ करे, चंद अरसे के बाद फिर हम यहीं पर। डॉक्टर साहब, महंगाई का तस्करा छिड़ गया है, तो डॉक्टर साहब आपका भी मैं कमेंट चाहती हूँ इस पे कि महंगाई तो ऑलरेडी किस सतह पे है आपको मालूम है, लेकिन एमडी है जो है IMF की, वो ये कहती हैं कि अब हमें गैस के टैरिफ पे और बिजली के टैरिफ पे खास ध्यान देना होगा। और वो कहती हैं कि पहले चूंकि हमारी शराइत पे अमल दरामद नहीं हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ने की ये वजह थी, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की
कि ये वजह कैसे हो सकती है? इन्फ्लेशन बढ़ने की तो और भी वजूहात हैं, ऑलरेडी उनके प्लान में था कि आप चीजों की कीमतें बढ़ाएं, जो कि नहीं बढ़ाई गई, सियासी मफादात के लिए उनको पहले मुंजमद रखा गया, जिसके बाद हम इस नहज पे आ खड़े हुए। देखिए, अभी आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, क्या खोया क्या पाया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला, उसका जवाब एक मैं ब्रीफली आपको दूं। देखिए, नवंबर के महीने से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं IMF के साथ, नवंबर के महीने से, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व गिरते चले जा रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरती जा रही है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही। जून तक हम लटकाते रहे हैं सियासी बुनियाद के ऊपर। नवंबर से जून तक हम कम से कम $8 अरब का नुकसान किया। $4 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई और $4 अरब की रेमिटेंसेस नीचे गई। आपने सियासी बुनियाद के ऊपर इस फैसले को लटकाया, मिला आपको $3 अरब, खोया आपने $8 अरब। ये नहीं भूलना हमें, सियासत की बुनियाद के ऊपर $8 अरब का हमने नुकसान किया अपने मुल्क का, अपने ज़खायर का, और 3 अरब हमें आखिर में मिला। महंगाई के हवाले से जमीर साहब, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अगर आपने बहुत ही सादा अल्फाज करने हैं तो वो कहते हैं कि आप देखें आपने नोट कितने छापे हैं, बाकी चीजों को आप भूल जाएं कि दुनिया में क्या की। $4 ट्रिलियन की टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन थी आज से 4 साल पहले, आज $10 ट्रिलियन है। हमने $6 ट्रिलियन सिर्फ पिछले 4 सालों में इजाफी छाप दिया। इतना पाकिस्तानी रुपया मार्केट में है तो चीजों की कीमत तो बढ़ेगी। तो ये सियासी फैसला है। इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, ये कोई माशी फैसला नहीं है, ये सियासी फैसला है। ये हुकूमतें खुद से करती हैं। ठीक है, हुकूमतें खुद से करती हैं, इसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। अनवर साहब, हम हमेशा सुनते आए हैं, डॉक्टर साहब खुद अपने मुंह से कहते हैं अपनी वीडियोस में कि अयूब खान का दौर सुनहरा था, इसके बाद मुशर्रफ दौर में हमने माशी तौर पे बड़ी बेहतरी देखी। उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट्स जो अयूब खान के बाद आई, जो मुशर्रफ के बाद आई, ऐसा क्या करना चाहिए था उनको जो नहीं कर सकी और हम माशी तौर पर इस बदहाली का शिकार हो गए? ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि जब आप पॉलिसी का तसलसल नहीं रखेंगे तो आपके साथ यही होगा। अब तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आपकी नाक की लकीरें निकलवा के आपका मुआहदा जो है वो साइन हो गया। देखिए, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, इस पे हमें कोई ढोल नहीं बजाने चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कि हमने मुल्क को इसी तरह चलाना है, क्या हमने कशकोल को तोड़ना है, क्या हमने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है। देखिए, जब एक कोई गवर्नमेंट किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, IMF से ले लीजिए, अगर कोई एग्रीमेंट करेगी और नेक्स्ट आने वाली कोई गवर्नमेंट उस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करेगी तो मुझे बताइए आप पर कौन यकीन करेगा। अभी आप देखिए कि अमेरिका की, जब माजी में भी हम कहते थे कि टेलीफोन कॉल आया करती थी तो IMF हमें पैसे दे दिया करता था, तो इट मींस अब आपको इसकी पॉलिटिकल कीमत अदा आपने की है। आहिस्ता आहिस्ता आपको मालूम होगा कि आपने ये पैसे लेने के लिए क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, पॉलिटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी। आपको ये बाद में पता चलेगा। अब हमें कलेक्टिवली ये सोचना होगा, बीइंग ए नेशन, हमें ये इस बात पर अब तय करना होगा कि हमने अपने मुल्क को आगे लेकर चलना, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हुकूमतों को मजबूत करने के बजाय सियासत को मजबूत कीजिए, इदारों को मजबूत कीजिए, और जो पॉलिसी का तसलसल है उसको बरकरार रखिए, भले जिसकी मर्जी हुकूमत आए। और एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो गवर्नमेंट आए उसे कम अज कम आप 5 साल तो मुकम्मल करने दीजिए, ताकि उसको वोट आउट करना है तो आवाम करे, फिर हमें इन चक्रों में ना पड़ना पड़े कि ये आपको हटा दिया गया, मुझे क्यों निकाल दिया गया, जिला वतन कर दिया। अब हमें इससे निकलकर आगे बढ़ना होगा और आगे सोचना होगा, और सोचना तभी है, हम सब ने सोचना है। ठीक, जमीर साहब, 2 बातें। एक तो ये कि अभी अनवर साहब कह रहे हैं कि नाक से लकीरें हमें निकलवाई गई हैं। क्या आइंदा आने वाले जो लोग होंगे, जो भी गवर्नमेंट बनाएंगे, क्या वो नाक से लकीरें निकाल सकेंगे? और दूसरी बात कि जमहूरियत को मजबूत करना है, हमने, ठीक है, अल्लामा इकबाल कहते थे जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। बिल्कुल सही फरमाया। एक तो ये नाक से आगे की बात, सॉरी, नाक से लकीरें निकालेंगे, तो उसका हल सिर्फ एक ही है कि आपको अपनी नाक से आगे देखने की जरूरत पड़ेगी। हमारे हुक्मरान हमेशा इससे आगे देखने की मतलब सलाहियत ही नहीं रखते। अगर रखते भी हैं तो उनको जो अना है, जो उनकी अपना ताकत का नशा है, वो उनको इससे आगे देखने की जो है इजाजत नहीं देता। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। और फिर आने वाले वक्त जो हैं वो तो लकीरें तो अब निकलनी है, अभी निकलती रहेंगी जब तक आप IMF के इस प्रोग्राम में रहेंगे। और कहा यह जाता है कि ये मुकम्मल होगा तो आपको फिर एक और IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी आना शुरू हो जाए कि आपको उसमें ना जाना पड़े। जिस तरह रिफाइनरीज के ऊपर सऊदी अरेबिया ने कहा हुआ है कि तकरीबन $15 अरब का जो है
है इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इसी तरह आपको अपने जो बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं जो कितने ही सालों से चल रहे हैं उनको मुकम्मल करना होगा, इंडस्ट्रियल जोन्स कंप्लीट करने होंगे। और फिर एक बात और कि एक शुक्रिया और बनता था जो हमें सुनाई नहीं दिया आज की तकरीर में, नो कमेंट्स फर्दर। सियासत नहीं रियासत बचाई, तो अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो मेरा ख्याल में इन्होंने आने वाले दिनों में भी अपनी सियासत तकरीबन कुर्बान कर दी है, और बचाई सियासत ही है, बेसिकली बचाई सियासत ही है। और फिर मिलते ही थी ना तकरीर में आज कि अवाम को बताना कि जी देखें वो 4 साल का मलबा हमने साफ किया है 15 महीनों में, उसके बाद मुश्किल है, मुश्किलात होंगी। अब इससे कौन डिनाई कर रहा है, मतलब कौन ये कहेगा कि जी नहीं IMF के पैकेज के बाद हम बहुत ईज कंफर्ट जोन में चले गए? नहीं, हम नहीं गए, हमें अभी मजीद टफ टाइम्स देखने हैं। वो बिजली के नरखों में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। तो देखिए ना, बात यह है कि ठीक है इलेक्शन तकरीर थी और वो मिनतें थी ना आवाम की कि देखो दूसरे मिनतों तरलों पे काम चल रहा है। अब इलेक्शन कब होने, ये $1 मिलियन को इंतखाबी इस्लाहात के बारे में कहा जा रहा है कि 99% काम मुकम्मल हो चुका है, और उसमें एक शिक जो निकाली गई है उसको डिस्कस करते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन की फिजाबंदी नजर आ रही है, लेकिन हालात कुछ खराब है, कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही यूब से। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं केपी के साथ साथ बलूचिस्तान से भी हालात के मुहर्रिकात क्या है। ज़मीर हैदर साहब, आपको क्या नजर आता है? देखिए ये मैं ये नहीं कहूंगा अभी जिस तरह पारा चिनार में वो फिरका वारियत और उस किस्म की चीजें शुरू हो गई हैं, वो एक अलग वाक़या था, लेकिन ये दहशतगर्दी के वाक़या, और दहशतगर्दी के वाक़या तो अब कोशिश तो हमारी यही थी कि हमने जितने भी हमारे वो आए ज़रबे अज़ब हो या जितने भी प्रोग्राम्स उसमें आए और बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल की। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ये थोड़ा सा जो है फोकस इस चीज पे करना पड़ेगा कि खासतौर पे बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सेपरेटिस्ट हैं उनको, जिस तरह एक बंदे को मुझे अब नाम नहीं आ रहा, शंबे या शांबे था, उसको पकड़ बिठाया, उसके साथ बात हुई, उसने रीजंस बताई। तो अभी इसका मतलब अगर एक बंदा के अगर कंसर्न्स एड्रेस हो गए हैं तो इसका कितने लोग हैं जो अभी तक इस तराब में मुब्तला हैं और वो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, और वो जब तक आप उनको नहीं काबू कर पाएंगे, उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में अनरेस्ट रहेगा। और फिर एक दिन पहले डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, इतना पैसा डाला जा रहा है बलूचिस्तान को अनरेस्ट करने के लिए कि किसी न किसी तरह गवादर भी है और बहुत सीपैक है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, क्या बैरूनी कुव्वतें सीपैक को, इलेक्शन के अमल को सबोताज करना चाहती हैं? देखिए इलेक्शन तो मुझे नहीं पता, लेकिन बलूचिस्तान और केपी में जिस किस्म की दहशतगर्दी है, इन दोनों की जड़ें फर्क हैं, दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। बलूचिस्तान में जमीर साहब ने कहा, देखिए इंडिया का रेस्ट है, इंडिया का नेगेटिव इंटरेस्ट है कि वहां पे ये मामला रहे। ईरान की पोर्ट है चाबहार के ऊपर, वो कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की पोर्ट। यूएई की वो कहते हैं कि ग्वादर कहीं दुबई के खिलाफ जो है वो खड़ा ना हो जाए। सीआईए कहती है कि यहाँ पे कहीं चीन ना जम जाए। तो इतनी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी बलूचिस्तान में घुसी हुई हैं और उसको खराब कर रही हैं। और हमारा फेलियर ये है कि ना हम वहाँ नुमाइंदा हुकूमत बनाने देते हैं और ना कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो इफेक्टिव। अच्छा, केपी का मामला फर्क है, वहां पे टीटीपी का मामला है, वहां पे दहशतगर्दी के, आपको याद है वो हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, वो 20 नुकाती कितना चला था, भूल गए कोई उसमें गिने के आपने किसके ऊपर अमल किया? कितने रहते हैं? अच्छा, 11 पे अमल हुआ था, 9 पे नहीं हुआ। 9 पे। अब आप सोचिए कि वो जो क्लासिक काउंटर टेररिज्म है वो कहलाता है कि क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड। आपने क्लियर करना है फौज ने आगे दहशतगर्दों को भगाना है, फिर होल्ड करना है आपने और मैंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, फिर बिल्ड करना है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। 1/3 काम फौज का है, 2/3 काम आपका और मेरा है। 1/3 काम हो जाता है, वो 2/3 में फेल हो जाता है। अनवर साहब, बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी है कि नॉन रजिस्टर्ड अफगानियों की बड़ी तादाद मौजूद है जिनका डाटा हमारे पास नहीं है और क्राइम रेट बढ़ रहा है। इस फैक्टर को कैसे कंट्रोल करें? ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो ज़ोब है इसमें अब चूंकि ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। कोई जो अभी अरेस्ट किए हैं लोग, उनमें से ये ताने बने जो बाहर भी जाते हैं, जिसका हम इजहार कर रहे थे इसी खदशे का। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अफगानी जिनका डाटा हमारे पास नहीं है, वो इस्लामाबाद आपके जो आपके दारुल-हुकूमत में मौजूद है, यहाँ पर वो क्राइम करते हैं और यहीं पर वो छुप जाते हैं। और बदकिस्मती की बात तो ये है, ये KPK में भी है, अगर आप कोयटा देखें उधर भी, और इस्लामाबाद में भी है कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, मैं उसकी मिसाल दूंगा पुलिस की, ऐसे लोग भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये क्राइम बढ़ता चला जाता है और इनको एड्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। फौज का काम है कि आपको इलाका क्लियर करके देना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है अपनी रिट कायम करना। लेकिन जब रिट कायम करने वाले लोग इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होंगे तो फिर रियासत वहां पर कमजोर होगी। ठीक है, एहतशाम साहब, बलूचिस्तान और KP के वाकयात इंडिकेट क्या कर रहे हैं?
देखिए बुनियादी तौर पे जो अभी शुरू में बात हो रही थी कि इलेक्शन जब शुरू होने वाला होता है तो ये एंटी सोशल एलिमेंट और फिर बाहर की एजेंसियां बहुत इस हवाले से रोल प्ले करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर वीक सिचुएशन से फ़ायदा उठाती हैं। देखिए अब जिस तरह भी बात हो रही है केपी का बिल्कुल तरीका वारदात उनका डिफरेंट है। अच्छी बात है कि अब जीरो टॉलरेंस फैसला हो गया कि बातचीत नहीं होनी। अब टीटीपी जो है ना उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अफगान हुकूमत जो है ना वो माजद खान लहजा लेके फिर रही है, लेकिन अच्छी बात है कि ये रियासत का फैसला, हुकूमत का फैसला है कि यहाँ पे अपनी रेट बहाल करनी है किसी सूरत में। अब बलूचिस्तान की बात जो है ना सलमा बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और अफसोसनाक भी है। देखिए ना वहाँ बुनियादी सवाल इस वक्त है लोगों की महरूमियाँ। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी शुरू किया गया था, उस पर अमल नहीं हुआ। वहाँ पे इतनी कहते हैं गुर्बत ऐसी है कि आप सोच नहीं सकते। फिर देखना आबादी जिस अंदाज से जिसको रोज़गार मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब इस हवाले से तो डेफिनेटली हमारी रियासत भी, हमारे अदारे भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी बड़ा भरपूर रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हर दफ़ा यही कुछ होता है। अब देखें मुहर्रम आ रहा है, अब उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी तैयारी करनी होगी, साथ साथ इलेक्शन है। तो मेरा ख्याल है ये वफाद पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाएंगी। हमारी पुलिस का जो रोल है जो और हमारे सिविलियन अदारे हैं जिस अंदाज से उनको अपने, ठीक है उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, पुलिस वाले भी बेताशा शहीद हुए, लेकिन देखें ना इसके लिए तो बाकायदा एक पॉलिसी बना के, जिस तरह रोज बात होती नेशनल एक्शन प्लान, वो अमल ही नहीं हुआ। और जो एक बहुत बड़ा फैसला था कि मदारस को ठीक किया जाएगा, ये जो हेट स्पीचेज है इनको खत्म की जाएगी, उलमा का रोल बढ़ाया जाएगा, अभी तक नहीं है। तो ये परपेचुअल मुझे एक रियासत ने ये तय कर लिया कि उन्होंने दहशतगर्दों और तालिबान से मुज़ाकरात। ठीक है, हमें ये करने की जरूरत है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तमाम लोग जो देख मीडिया हैंडल्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे थे, आपने नोट किए होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज बड़ी अहम बात की है इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए, उसके बाद इस पे गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम साहब 99% काम मुकम्मल हो गया, आखिर कैसे इतनी जल्दी 2 दिन में? 2 दिन पहले हम बता रहे थे कि बिल पेश हुआ है। तारड़ साहब की सादगी पे इस वक्त कुर्बान होने को मेरा दिल चाह रहा है। देखें इतने पंप एंड शो के साथ प्लान करके तैयार किया गया सारा मामला कि कासिम के अब्बा की पार्टी को कैसे बैन करना है। देखिए अब जो मसला हुआ है डॉक्टर साहब, जो मसला हुआ है ना अंदर की बात ये है कि ये पीपल्स पार्टी ने एन मौके पीछे हटे हुए, उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। अखबारात में एडिटोरियल लिखे गए कि ये पार्टी को बैन करना काउंटर प्रोडक्टिव होगा। माजी में देखा नैब पे पाबंदी लगी, और तो और 2 साल 3 साल पहले आपने लब्बैक तहरीक पे लगाई पाबंदी, मजहबी तंजीम पे आपने उसको ख़त्म किया। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा फैसला है। पार्टियों को इस तरह मैदान से भगाना ठीक नहीं है। आप अपने मंशूर के साथ, अपनी कारकर्दगी के साथ लोगों को भगाएं। तो मेरा ख्याल है ये जिस अंदाज से एक बहुत बड़ा प्रेशर आया, पीपल्स पार्टी का सलमान देखे ना बड़े डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, वो अगर ये काम करेंगे तो लोग कहेंगे जी आपने भी उसी में शामिल हो गए। जो इल्ज़ाम हमेशा आता है कि जी जो पाकिस्तान में डिक्टेटर्स हैं जब हुकूमत में आते हैं तो उनको शौक हो जाता है जमहूरियत पसंद बनने का, और जो फिर जमहूरी हुकूमतें होती हैं उनके सरबराह जो है डिक्टेटर बनना शुरू हो जाते हैं। और आपको याद होगा ज़मीर में कौन सी 21वीं तरमीम थी अमीरुल मोमिनीन बनने वाली, नवाज शरीफ वाली, वो भी लोग उससे नहीं भूले। तो अब सवाल ये कि मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा ये फैसला है। भले इस पे दबाव था, पीपल्स पार्टी पीछे हटी है। अब पीपल्स पार्टी के लोग भी बड़े स्मार्ट लोग हैं। हाँ। थोड़ा सा पहले तक बिल्कुल एक पेज पे थे ज़मीर, और इन्होंने कहा था कि जी मिल के सारे फैसले करेंगे। अब लड़ाई शुरू हो गई है, और फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी पीडीएम जो है ना वो दफन हो चुका है, अब हमें मिल के फैसले नहीं करने, अब अंडरस्टैंडिंग से अपने फैसले करने हैं। ठीक है अनवर साहब, हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो सियासी जमात पे पाबंदी का मामला है इसको निकालने की बात हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कंसेंसस यही था 9 मई के वाकयात के बाद की जमात पे पाबंदी लग जानी चाहिए। आपके पास क्या खबर है, क्या इस पे भी बहस होगी, क्या ये भी डिबेटेबल होगा? सलमा आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि इंतखाबी इस्लाहात से मुकम्मल इन्होंने काम कंप्लीट किया हुआ है, और आज आपने देखा 99% लॉ मिनिस्टर खुद कह रहे कि हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल पार्टी को बैन इन पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं। आज अगर जमात पर ये मामला है पीटीआई पर, तो कल मुस्लिम लीग नून और परसों पीपल्स पार्टी पर भी हो सकता है, और माजी की तारीख इस बात की गवाह है। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। आप वहाँ पर एविडेंस दीजिए, अपना केस वहाँ पर साबित कीजिए, तो फिर आप किसी जमात को बैन कर सकते हैं अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये अदालतों का काम है, वो उन्हें करने देना चाहिए। हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो फिर पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन करनी चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे जो हैं वो एक दूसरे के इख्तियारात को में तजावज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि इदारों के दरमियान तनाव की कैफियत होती है। आपने देखा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने थे। अब दूसरी बात जो आपने कही थी, जो शाम साहब ने भी किया, देखिए
اتحاد جو ہے وہ اس نے ختم ہونا تھا. یہ اتحاد اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو پارلیمنٹ سے باہر نکال کر ان کے چیئرمین کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے. پولیٹیکل پارٹی چلی گئی, باہر نکل گئی, حکومت سے چلی گئی, جو ان کے چیئرمین ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور مزید لگا دیا جائے گا. اب ان کے اتحاد کو ختم ہونا ہے. عام انتخابات آنے والے ہیں, جب بھی ہوں گے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنے منشور, اپنے ایجنڈے, اپنے نظریے کے ساتھ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے ضمیر صاحب, ماضی میں 10 اتحاد بن چکے ہیں, اس پی ڈی ایم کو ملا کے 10واں اتحاد تھا. کیا آئندہ بھی کوئی اتحاد بنے گا اور پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, اور چیئرمین پی ٹی آئی کا خاص طور پہ سیاسی مستقبل؟ دیکھیں یہ تو اب عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا انتخابات لڑ سکیں گے, نہ نہیں لڑ سکیں گے, وہ جیل میں ہوں گے یا باہر ہوں گے, یہ تو اب عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی. لیکن کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی بھی طرح وہ سین پر نہ ہوں, انتخابات سے پہلے وہ سین سے ہٹ جائیں, کیونکہ ابھی بھی خوف ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ایک بہت بڑی تعداد ہے, ووٹ بینک ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہ ایک خوف ہے اور وہ تب تک رہے گا. اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان صاحب بیہائنڈ دا بارز ہوں گے, جیل میں ہوں گے, تو شاید پھر اس میں ذرا کمی واقع ہو جائے, اور پھر جس طرح کے کوئی وہ ٹکٹ ہولڈرز آئیں گے ان کی وجہ سے بھی شاید کوئی جو ہے وہ کم ہو جائے اس کا ووٹ بینک. دوسرا جو ہے اتحاد, دیکھیں یہ تو جو تھا جس کو میں ہمیشہ سے اسٹرینج بیڈ فیلوز کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے ایک ہی کامن ایجنڈا تھا جس کا انور رضا نے ذکر کر دیا, لیکن اب بھی سروائیول کی جنگ ہے. اور جس طرح ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جتنے شادیانے بجا رہی تھی پنجاب کو لے کر, اب وہ اس طرح کی شادیانوں کی آوازیں نہیں آ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ سے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے شاید پیپلز پارٹی کو اپنی حکمت عملی جو ہے وہ ری وزٹ کرنی پڑے گی. پہلے تو وہ شاید سولو فلائٹ کا سوچ رہے تھے, اور اب دیکھیں کیونکہ وہ شاید معاملات ان کے دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, کینڈیڈیٹس کا چینج ہونا ایک تو بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے, ڈینٹ ڈالے گا ووٹ بینک پہ پی ٹی آئی کے ڈیفینیٹلی, لیکن ان سرکمسٹانسز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 60 ڈیز میں یا 90 ڈیز میں, ان اینی کیس کون سی 2 پارٹیز ایسی ہو سکتی ہیں جو گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گی؟ دیکھیے سلمہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے آپ سمجھیے کہ 3 فیزز ہیں. ایک لیڈر ہے اوپر سب سے, اس کے بیچ میں الیکٹیبلز ہیں, اور پھر نیچے ووٹرز ہیں جس کا ضمیر صاحب نے ذکر کیا. ووٹرز بے شک قائم رہیں. یہاں پہ جو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا اور الیکٹیبلز غائب ہو گئے. تو آپ پارٹی کا حال دیکھ لیں کہ وہ 3 فیزز میں سے 2 فیزز اڑ گئے, تو باقی اب وہ ایک فیز پہ چلانا ہے سارا کا سارا آپ نے کام. اچھا, آپ بار بار الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ الیکشن جیسے آپ نے کہا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمیں جو احتشام صاحب کہتے ہیں کس کے ابا اس کے ابے کا معاملہ پورا نہیں ہوا. 2 چیزیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں. آئی ایم ایف کا پلان کس نے امپلیمنٹ کروانا ہے؟ کیا سیاسی حکومت آ جائے گی؟ 9 مہینے کا پلان ہے, یہ مارچ اپریل تک چلنا ہے, اور ہمیں قسطیں بعد میں ملنی ہے. 1 ارب کی ابھی قسط مل گئی, اور پھر قسط وہ نومبر میں اور فروری میں ریویو آئیں گے, بڑے سخت ریویو آئیں گے, 2 ریویو آنے, بڑے سخت ریویو آنے. اور تیسرا پھر ایک قانونی چیز ہے کہ سینسز کے تحت ڈی لمیٹیشن ہونا باقی ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جب تک پوری نہیں ہوتی الیکشن نہیں ہونے والا. سب سے بڑا خوف آئی ایم ایف ایک چیز ہے مجھے جو لگ رہا ہے, کیونکہ اگر یہ سخت قسم کے ریویوز آتے ہیں اور کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو وہ تو فیس نہیں کر سکے, وہ فیس نہیں کر سکتی. دوسری بات ہے کہ جب الیکشن آپ نے کروانے کی بات کی ہے, میرا نہیں خیال جو بار بار انور رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہوں گے, اتنا زیادہ دباؤ ہے سب کارنر سے کہ بھئی آپ اپنی سیاست بچانے کے لیے کہ آپ تیار ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کو عوام کو دینے کے لیے, لہٰذا آپ لیٹ کریں گے. میرا خیال اتنا آسان نہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بڑی ضروری بات یہ بھی ہے کہ امن ہونا چاہیے, امن سے مشروط ہوتی ہے بہت ساری چیزیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس فیکٹر پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.